नमस्कार। इग्नो के गणित शिक्षण पाठ्यक्रम में पाठ्यक्रम संख्या BES 143 के इस इकाई में आपका स्वागत है। शिक्षार्थियों, आपके पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण के पाठ्यक्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु है जिस पर आज हम परिचर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने बहुत सारे मॉड्यूल्स में बात की कि हम गणित के अधिगम प्रक्रिया को, गणित के सीखने को, गणित को की कक्षा के वातावरण को कैसे भयमुक्त बनाएं। एक विद्यार्थी, एक शिक्षार्थी जो किसी भी मानसिक स्तर का हो, किसी भी भावात्मक स्तर का हो, किसी भी सामाजिक स्तर का हो, उसको गणित समझने में कितनी कठिनाइयां होती हों, उसके उस अधिगम पथ में हम कैसे सहजता, कैसे सुगमता ला सकते हैं, किस तरह से अधिगम प्रक्रिया को उसकी जीवन से, जीवन शैली से, जीवन अनुभवों से जोड़कर गणित का जो विषय वस्तु है उसमें उसको किस तरह से समावेशित कर सकते हैं, सम्मिलित कर सकते हैं, इसकी बात हमने परिचर्चा पहले बहुत की है। आज हम जिस विषय पर आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं वो है गणित प्रयोगशाला, क्लब और मंच का प्रयोग कैसे किया जाए, उसकी संरचना कैसे की जाए। मैं डॉक्टर JN बालिया, जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंध रखता हूं और शैक्षिक अध्ययन विभाग का अध्यक्ष। आज आपसे इस चीज़ की हम पर चर्चा करेंगे, गणित प्रयोगशाला, क्लब और मंच। इस मॉड्यूल के उद्देश्यों की अगर बात की जाए तो हमें आशा है कि आप इस मॉड्यूल का अध्ययन करने के बाद गणित की कक्षा में अधिगम संसाधनों के प्रभावी उपयोग हेतु गतिविधियां विकसित कर सकेंगे, गणित प्रयोगशाला के महत्व की व्याख्या कर सकेंगे, समझ सकेंगे, गणित प्रयोगशाला का गणित शिक्षण में उपयोग कैसे हो ये समझ सकेंगे। साथ ही साथ अपने विद्यालय में किसी भी स्थिति में आप गणित क्लब या गणित मंच के अंतर्गत गतिविधियां भी संचालित कर सकेंगे, क्योंकि इसकी स्थापना कैसे की जाए उसको भी समझ सकेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं गणित प्रयोगशाला की। आप सब जानते हैं कि विद्यार्थी जब गणित की अधिगम स्थिति में होता है तो उसके लिए विषय वस्तु की जो अवधारणाएं होती हैं उसको समझने में, उसकी एक एक बारीकियों को समझने में सिर्फ कक्षा का वातावरण ही समुचित नहीं होता है, पर्याप्त नहीं होता है। उसको बहुत सारे दूसरी अधिगम की स्थितियों में ले जाना होता है और वहाँ पर हम गणित प्रयोगशाला की बात करते हैं। हम सब अक्सर जानते हैं विज्ञान में, अक्सर हम भौतिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, जीव विज्ञान हो, वहाँ पर अक्सर प्रयोगशालाओं की बात की जाती है। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि गणित भी एक विज्ञान है, आप सब जानते हैं, और गणित में भी प्रयोगशाला को उतना ही महत्व है क्योंकि प्रयोगशाला बच्चों को वास्तविक स्थिति की ओर ले जाती है। हमने इससे पहले वाले मॉड्यूल में आपसे बात की कि बच्चे को, छात्र को, उसको अगर वास्तविक स्थिति से आप परिचित कराते हैं विषय वस्तु की, वहाँ पर उसकी अधिगम बहुत अच्छा होता है। तो आइए हम बात करते हैं गणित प्रयोगशाला की। गणित प्रयोगशाला एक जो विषय वस्तु है, जिस स्तर की विषय वस्तु है, उसकी जो अनुदेशात्मक सामग्री है उससे सुसज्जित कक्ष होता है जिसमें कि हम लोग गणित शिक्षण, अधिगम और अनुसंधान कार्य हेतु बहुत सी गतिविधियां करा सकते हैं। आगे चलकर हम चर्चा भी करेंगे गणित प्रयोगशाला की
को कैसे हम स्थापित करें और कैसे संरचना करें, क्योंकि ये स्थितियों पर निर्भर करता है। ये कहा जाता है कि गणित प्रयोगशाला वो एक जादुई कक्ष है जो गणित के सिद्धांतों को ठोस धरातल प्रदान कर सकती है। हमने यहाँ कहा एक जादुई कक्ष है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि विद्यार्थी, गणित का छात्र छात्राएं किसी भी स्तर पर हो, वो अवधारणा को समझने का प्रयास करते हैं, और अगर अवधारणा को प्रयास करने में उनको हम अधिगम की समुचित व्यवस्था नहीं करते हैं और सिर्फ कक्षा का ही वातावरण देते हैं, सिर्फ श्यामपट्ट का प्रयोग करके उसको सिर्फ अमूर्त चीज़ों की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको कठिनाइयों का अनुभव होता है। इसलिए गणित प्रयोगशाला एक जादुई कक्ष है। हमने इसका प्रयोग किया है, हमने देखा है कि वहाँ पर छात्र विभिन्न प्रकारों के, विभिन्न आकारों के, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस चित्र में शंकु है, बेलन, घन, घनाभ, त्रिभुज आदि विभिन्न बहुत सारी जो हमारी विषय वस्तु हैं, चाहे वो ज्यामिति हो, चाहे वो अंकगणित हो, बीजगणित हो। बीजगणित में क्षेत्रफल की बात की जाती है, ज्यामिति में क्षेत्रफल की बात की जाती है, अंकगणित में संख्या सिद्धांत की बात की जाती है। इन सब चीज़ों के लिए, और ज्यामिति में कई बार हम समरूपता की बात करते हैं, सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंस की बात करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से आप सब परिचित हैं। इस तरह की बहुत सारी प्रमेय हैं जिनका हम एक वास्तविक ज्ञान प्रयोगशाला में दे सकते हैं। तो प्रयोगशाला एक, आप समझ सकते हैं, एक तरह का वातावरण है। मैं यहाँ पर बड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा आपको कि प्रयोगशाला एक सिर्फ एक स्थान नहीं है, बल्कि एक स्थिति है। कई बार हम प्रयास करते हैं कि अपनी गणित की कक्षा को ही प्रयोगशाला में परिवर्तित कर सकते हैं, अगर हमारे पास वो संसाधन हो, जैसा हमने पहले भी आपसे चर्चा की है। हाँ, अगर हम एक स्थान में उसको वो ऐसी स्थिति पैदा करते हैं तो हम कक्षा को वहाँ ले जा भी सकते हैं, और कई बार हम कक्षा में भी प्रयोगशाला ला सकते हैं। ऐसा प्रयास करना चाहिए। गणित प्रयोगशाला विद्यालय का सर्वाधिक मोहक कक्ष बन सकता है, क्योंकि मोहकता कहाँ से आएगी? बच्चों को वहाँ से प्रेरणा मिलेगी। मोहकता कहाँ से आएगी? बच्चों की जो रुचि है, बच्चों की जो जागरूकता है, उनका जो जिज्ञासुपन है। छात्र, हमने पहले भी आपसे बात की, विद्यार्थी हर मनुष्य स्वभाव से जिज्ञासु, जो प्रवृत्ति है उसका हम ध्यान रखते हैं और उसको वो उन स्थितियों में ले जाते हैं। तो इसलिए अक्सर देखा गया है कि छात्र जो होते हैं, विद्यार्थी जो होते हैं, वो गणित प्रयोगशाला में जाने पर बहुत प्रसन्नचित्त होते हैं, उनको आनंद आता है और उनके लिए मोहक कक्ष बन जाता है। और यहाँ पर प्रयोगशाला में स्वयं करके गणित सीखने का प्रशिक्षण दिया जाता है। आप सब जानते हैं लर्निंग बाय डूइंग, और हम सब जानते हैं कि जो चीज़ हम स्वयं करते हैं उसमें हम ज़्यादा सीखते हैं। अधिगम प्रक्रिया बहुत सुगम सरल हो जाती है। अधिगम सिद्धांतों की हम जब बात करते हैं वहाँ भी हम यही सीखते हैं कि वहाँ पर अधिगम का जो फल है, जो अधिगम का जो हमारा, जब हम आकलन करते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर विद्यार्थियों की स्थिति बेहतर होती है। और गणित प्रयोगशाला में प्रयास किया जाता है कि जो हमारे चारों ओर विद्यमान वस्तुएं हैं उनके प्रयोग करके, लकड़ी का प्रयोग करें, प्लास्टिक का प्रयोग हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें दूर रहना चाहिए। फिर भी जो भी हमारी बेकार की कोई वस्तु हो जिससे हम कुछ बना सकें, जिसको कि हम किसी अच्छे गणितीय सामग्री में परिवर्तित कर सकें, इस पर आगे चल के विस्तार में व्याख्या और भी की जाएगी अगले मॉड्यूल्स में कि किस तरह से हम लोग एक सहायक सामग्री का भी निर्माण करते हैं, तो हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। गणित प्रयोगशाला गणित के प्रयोग करने में आनंद की अनुभूति प्रदान करते हैं। छात्र जब प्रयोगशाला में प्रतिभागी बनता है तो कहीं ना कहीं वो चाहे जिस भी स्तर पर हो, माध्यमिक स्तर पर हो, प्राथमिक स्तर पर हो, उच्च माध्यमिक स्तर पर हो, गणित प्रयोगशाला उसके लिए वो स्थान है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि उससे उनकी जिज्ञासाओं की संतुष्टि होती है और गणित अवधारणाओं को वास्तविक परिस्थिति में समझने में, प्रभावी रूप से स्पष्ट करने में बहुत सहायता होती है। और विद्यार्थी सिद्धांतिक ज्ञान का परीक्षण अनुभव भी ले सकता है, उसमें बहुत सहायक होती है गणित प्रयोगशाला। और ख़ास तरह से जो विभिन्न गणितीय गुण हैं, गणितीय सूत्र हैं, गणितीय सिद्धांत हैं, उनको खोजबीन करने में गणित प्रयोगशाला एक बहुत अच्छी भूमिका, एक सहायक का काम करती है। कुछ ऐसे
तथ्य होते हैं, सिद्धांत हैं, गुणसूत्र हैं, जिनको पूरी तरह से समझने में, उसकी खोजबीन करने में प्रयोगशाला का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आइए हम बात आगे और करें कि गणित सीखने में रुचि पैदा करने में, खास तरह से उपलब्ध संसाधनों से अवधारणाओं को जोड़कर प्रदर्शित करने में ये प्रयोगशाला बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम खोज करते हैं, अन्वेषण करते हैं, उसमें आपस में बातचीत करते हैं। देखिए, प्रयोगशाला का वातावरण वैसा वातावरण नहीं होता है जैसा कक्षा का वातावरण होता है। यहाँ पर बच्चों में आपस में समूह के रूप में कुछ गतिविधियाँ कराई जाती हैं, जैसा चित्र में आप देख सकते हैं। और बच्चे जब समूह में बैठते हैं तो उनके अंदर कहीं ना कहीं नेतृत्व की भावना भी आती है। किसी चीज़ को आगे चलकर खुद करने की भावना, अवधारणाओं को स्वयं समझना, स्वयं उसको कैसे एक अमूर्त रूप में समझें, कैसे उसको हम अपने जीवन से जोड़ें, वहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण एक स्थान है गणित प्रयोगशाला का। और आप देखें कि बच्चे जब प्रयोगशाला में काम करते हैं या प्रयोगशाला की स्थिति में काम करते हैं, मैं बार बार आपको स्पष्ट करूं कि हम प्रयोगशाला स्थान से बेहतर प्रयोगशाला को स्थिति का रूप समझते हैं, इसलिए कभी कभी कक्षा एक प्रयोगशाला के रूप में परिवर्तित की जा सकती है। आइए अब आगे बात करें, बहुत महत्वपूर्ण, कि विद्यालय में गणित प्रयोगशाला का प्रबंधन कैसे करें। इसलिए जब हम प्रयोगशाला बना लेते हैं तो उसका प्रबंधन कैसे किया जाए। इसलिए कई बार ऐसा देखा गया है कि प्रयोगशालाएं होती हैं लेकिन उसका समुचित प्रयोग नहीं होता है। तो इसलिए प्रयोगशाला की योजनाबद्ध प्रत्येक क्रिया गणित कार्यक्रम के अनुदेशात्मक उद्देश्यों पर आधारित होनी चाहिए। अध्यापक का काम है, इससे पहले हमने आपसे चर्चा की है कि पाठ योजना बनाते समय अध्यापक को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। योजना के साथ उसको संबंध बनाना है कि योजना के किस पाठ योजना में किस स्थान पर हम गणित प्रयोगशाला का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि जो हम जब अनुदेशात्मक उद्देश्य बनाते हैं तो हम ज़रूर एक उन उद्देश्यों में कुछ उद्देश्यों की पूर्ति प्रयोगशाला के द्वारा करें। ऐसा हमको पाठ योजना बनाते समय भी विचार करना चाहिए। कोई भी क्रिया अनावश्यक ना हो। कई बार ऐसा भी होता है कि हम प्रयोगशाला सिर्फ इसलिए प्रयोगशाला का प्रयोग ना करें क्योंकि हमें प्रयोगशाला का प्रयोग करना है। हम ये ज़रूर देखें कि उस प्रयोगशाला की उस स्थिति का, प्रयोगशाला के उस गतिविधि का या प्रयोगशाला के उन संसाधनों का प्रयोग किस स्थिति में आवश्यक है वहाँ किया जाए। और प्रयोगशाला में के अंतर्गत जो भूमिका है वो अध्यापक की एक सलाहकार के रूप में होनी चाहिए। वो हमेशा एक उनको सलाह देते रहे और यहाँ पर कोशिश की जाए कि बच्चों को जो एक फ्रीडम है उनको खूब उनके लिए ऐसी भूमिका हो कि छात्र एक मुक्त रूप से प्रयोगशाला के हर स्थान पर जा सके, कोई चीज़ खोज सके, खोजबीन कर सके। यहाँ पर अब अध्यापकों को अपनी भूमिका का भी ख्याल रखना चाहिए कि उनकी भूमिका एक छात्रों के लिए और छात्रों के समूह के लिए सलाहकार की होनी चाहिए। प्रयोगशाला का वातावरण सुखद और अनौपचारिक होना चाहिए, जिसकी बात मैंने पिछले बिंदु में भी करी। सुखद हो और अनौपचारिक हो, अर्थात ऐसा मैं बात कर रहा हूँ कि अनुशासन भी होना चाहिए, वातावरण संचलित होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, लेकिन अनुशासन बच्चों के अधिगम के बीच में रुकावट का काम ना करे। इस चीज़ का हम सब ने ख्याल रखना है। और प्रयोगशाला विधि के अंतर्गत प्रत्येक छात्र को, जब मैं प्रत्येक छात्र की बात कर रहा हूँ तो हम यहाँ समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं। प्रत्येक छात्र को अधिक से अधिक सीखने का अवसर प्रदान करना चाहिए। कई बार देखा गया है कि अध्यापक उन्हीं छात्रों को अवसर देते हैं प्रयोगशाला में भाग लेने का जो कहीं ना कहीं मानसिक स्तर पर बहुत अच्छे होते हैं या जो बहुत ज़्यादा क्लास में अध्यापक के साथ जुड़े हुए होते हैं। लेकिन हमने ये ध्यान रखना है अध्यापक के तौर पर कि यहाँ हम समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं, सम्मिलित शिक्षा की बात कर रहे हैं।
इसके लिए छात्र को प्रत्येक छात्र के विकास के मूल्यांकन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, देखना चाहिए कि क्योंकि मूल्यांकन प्रक्रिया हमारी कैसी होगी, निदानात्मक होगी, उपचारात्मक होगी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कैसी होगी, निदानात्मक होगी, क्योंकि हम उस प्रक्रिया में ही देख लेते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में देख लेते हैं कि बच्चे को किस वक्त किस समय किस तरह का समस्या आ रही है, तो निदानात्मक होगी और वहाँ पर गणित प्रयोगशाला एक महत्वपूर्ण अपना स्थान लेती है। तो अभी हमने आपके साथ गणित प्रयोगशाला के प्रबंधन की बात करी। आइए अब हम बात करते हैं गणित क्लब और मंच की, जो हमारा अगला विषय वस्तु है। ये दोनों संबंध रखते हैं क्योंकि गणित प्रयोगशाला के समुचित प्रयोग के लिए हम प्रयास करें कि हमारे विद्यालय में गणित क्लब और गणित मंच होने चाहिए। मैंने आपसे बताया कि सब विषय वस्तु आपस में अंतर संबंध रखती हैं। अगर संसाधनों का प्रयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए एक स्थिति, एक स्थान की बात चलती है, तो वो गणित प्रयोगशाला है। अब प्रयोगशाला का समुचित प्रयोग हो, समयानुसार हो, अधिकतम प्रयोग हो, उसके लिए कहीं ना कहीं हमको बच्चों के अंदर एक भावना लानी पड़ेगी। हम गणित सभा, गणित क्लब या गणित मंच की बात करते हैं। तो गणित क्लब या गणित मंच किसी भी स्तर पर हो सकता है, प्राथमिक स्तर पर हो, माध्यमिक स्तर पर हो, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर हो, किसी भी स्तर पर हो सकता है। और गणित शिक्षक का ये दायित्व है वो अपने विद्यालय में गणित क्लब की संरचना करे, गणित क्लब का आयोजन करे, गणित क्लब को बच्चों की जीवन शैली के साथ, बच्चों के गणित अधिगम के साथ जोड़ने का प्रयास करें। गणित क्लब की हम जब बात करते हैं तो गणित क्लब छात्र छात्राओं का, विद्यार्थियों का, अध्यापकों का वह समूह है, आप सब जानते हैं, जो विविध प्रकरणों पर चर्चा, वाद विवाद गतिविधियां आयोजित करती है। जहां पर जो चर्चाएं होती हैं वो सेमिनार हो गए, कार्यशालाएं हो गई, अध्ययन भ्रमण का आयोजन भी गणित क्लब की भूमिका वहाँ होती है। कई बार हम गणित क्लब का नामकरण भी कर देते हैं किसी महत्वपूर्ण गणितज्ञ के नाम पर। आप सब जानते हैं, हमारे वैदिक गणित की हम बात करते हैं, हम सब जानते हैं कि हमारे इतिहास में हम देखें, हमारे शिक्षा के इतिहास में हम सब अध्ययन करते हैं कि हमारे बहुत प्रचलित गणितज्ञ रहे हैं, आचार्य रामानुजम, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, जिन लोगों ने बहुत सारे हमारे खोजबीन की है, गणित के सिद्धांत दिए हैं, गणित की अवधारणाएं दी हैं, गणित के प्रमेय दी हैं, और आज हम उनका प्रयोग करके अपने जीवन शैली को और अच्छा कर पाए हैं। तो कई बार हम उन गणितज्ञों की बात भी कर सकते हैं, उन गणितज्ञों के नाम पर क्लब की संरचना भी कर सकते हैं। आगे चलकर हम इसकी विस्तार में व्याख्या करेंगे। और शिक्षक का दायित्व विद्यालय में या बाहर, क्योंकि किसी विद्यालय में ही गतिविधियां नहीं होंगी, बल्कि गणित की चर्चा, गणित मंच और गणित क्लब की गतिविधियों का आयोजन विद्यालय के बाहर भी हो सकता है, विद्यालय के अंदर भी, विद्यालय के बाहर भी। इन सब चीज़ों का हमने ख्याल रखना है। अब आइए गणित क्लब और गणित मंच या गणित सभा के महत्व की बात करें। हमने अभी आपके साथ बात की गणित विद्यार्थियों को गणित अधिगम से संबंधित गतिविधियों में संलग्न करना, क्योंकि गतिविधियां बहुत हैं और अध्यापक का दायित्व है कि वो गतिविधियों का आयोजन करें। अब आयोजन करने में लिए उनको किस तरह से उनको संलग्न करना है, कैसे सम्मिलित करना है, समावेश करना है, इसके लिए एक समूह बनाने की आवश्यकता है, जो गणित क्लब है। अभी हम आगे बात करेंगे कि गणित क्लब की व्यवस्था कैसे की जाए, संरचना कैसे की जाए, लेकिन गणित क्लब कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को गणित सीखने और प्रेरणा प्रदान करने में बहुत सहायक होता है, क्योंकि उसमें जो संचालित कार्यक्रम है उसमें विद्यार्थियों का जो खाली समय है, कुछ समय ऐसा होता है विद्यार्थी और उस खाली समय का सदुपयोग भी कर सकते हैं। कुछ समय तो बच्चे का कक्षा के वातावरण में है, उसके अलावा जो बच्चे का समय है उसका सदुपयोग भी कर सकते हैं हम उसको गणित क्लब की कुछ, गणित मंच की कुछ गतिविधियों में उसको सम्मिलित करके। और गणित सिद्धांतों का जो परीक्षण है उसका परीक्षण करने में अवसर प्रदान करता है। बहुत सारे हमने अच्छे गणित क्लब देखे हैं जहाँ पर बच्चे, छात्र छात्राएँ, शिक्षार्थी, विद्यार्थी, अध्यापक कुछ गणित के सिद्धांतों का परीक्षण भी उस गणित क्लब की, गणित मंच की, गणित सभा की गतिविधियों के साथ कर सकते हैं।
और विभिन्न गतिविधियों के संचालन और कौशल विकास में सहायक है। इससे पहले भी हमने आपके साथ बात की गणित प्रयोगशाला की, तो प्रयोगशाला में जितनी गतिविधियां हैं उनका संचालन भी अब गणित क्लब द्वारा कर सकते हैं। और गणित विद्यार्थियों में नेतृत्व कौशल, समस्या समाधान, सामूहिक उत्तरदायित्व, आप सब जानते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कठिन परिश्रम, हार्डवर्क जैसे कौशलों का विकास, उसकी वृद्धि भी कर सकते हैं। और इस तरह के हम बहुत सारी गतिविधियां क्लब में आयोजित कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि क्लब की संरचना कैसे की जाए। उससे पहले प्रश्न आता है कि संचालित गतिविधियां क्या हो सकती हैं। तो इसमें हम शैक्षिक वार्तालाप कर सकते हैं, व्याख्यान हो सकता है, प्रसिद्ध गणितज्ञों को बुला सकते हैं, प्रसिद्ध गणितज्ञों के ऊपर व्याख्यान कर सकते हैं, अच्छे गणित शिक्षकों को बुलाकर गणित विशेषज्ञों का मुख्य भाषण करवा सकते हैं विद्यालय में, गणितज्ञों का जन्मदिवस मना सकते हैं। जो हमने अभी गणितज्ञों की बात की, रामानुजम की बात की, हमने आर्यभट्ट की बात की, हमने भास्कराचार्य की बात करी, ऐसे बहुत सारे हमारे प्रचलित जो हमारे गणितज्ञ हैं उनका जन्म दिवस हम मना सकते हैं। कुछ गणितीय घटनाएं हैं, चाहे वो चंद्रग्रहण, सूर्य ग्रहण हो, ये वैज्ञानिक घटना भी, गणितीय घटना भी, और इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं, हमारे गणितीय घटनाएं हैं। कोई किसी स्थान से संबंधित, आप सब जानते हैं जब हम लोग कुछ ऐसे प्लेसेस हैं, जैसे हमारा लोटस टेम्पल है, गणितीय मॉडल है, इस तरह का गणितीय घटनाओं की हम बात कर सकते हैं। गणित दिवस का आयोजन कर सकते हैं, वो गणित दिवस का आयोजन भी किया जा सकता है गणितज्ञों के जन्म दिवस के दिन, या कोई और दिवस चुन के जब सभी प्रतिभागी भाग लेते हो, और उसके संचालन की जो एक जिम्मेदारी है वो गणित क्लब के जुड़े हुए विद्यार्थियों की, अध्यापकों की है। विभिन्न विषयों पर, प्रकरणों पर चर्चा तथा वाद विवाद कर सकते हैं, गणित मेला आयोजित कर सकते हैं, गणित ओलंपियाड आप सब जानते हैं, प्रदर्शनी का आयोजन कर सकते हैं, बच्चों से गणित के मॉडल बनवा सकते हैं, सामग्री बनवा सकते हैं जो आपकी गणित प्रयोगशाला में भी काम आ सकती है। और उस प्रयोगशाला के सामग्री का निर्माण करने के बाद उसकी एक प्रदर्शनी लगा सकते हैं, उसका अच्छी प्रदर्शनी लगा के बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें गणित क्लब और मंच के द्वारा संचालित गतिविधियां हैं। कार्यशालाएं, सेमिनार का आयोजन कर सकते हैं। कुछ सामूहिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक आधार पर पत्रिकाएं भी निकाल सकते हैं। आजकल तो हम तकनीकी युग में हैं, हम कुछ ऐसी ई पत्रिकाएं निकाल सकते हैं जो कि हम उसमें ज़्यादा हमारा खर्चा भी नहीं होता है। हम ऐसी ई पत्रिकाओं का संचालन भी कर सकते हैं जिसके द्वारा बच्चों के अंदर एक, जिसकी हम बात अक्सर करते हैं, गणितीयकरण की बात करते हैं, मैथमेटाइजेशन की बात करते हैं। बच्चों को गणित के साथ लगाव, बच्चों को गणित को जीवन शैली से जोड़ने का एक अनुभव देना, उसके लिए हम कुछ ऐसी वार्षिक आधार पर, जब बच्चे छोटे छोटे अपने कुछ अनुभव दे सकते हैं, ऐसे हम पत्रिकाओं का संचालन भी कर सकते हैं, चाहे वो वार्षिक आधार पर हो, मासिक आधार पर हो सके तो साप्ताहिक आधार पर। ज़रूरी नहीं कि उसका मुद्रक फॉर्म में लाएँ, मुद्रित करें, प्रिंट करें, बल्कि हम उसको कोई ऐसे संचालन, हम कुछ ऐसी पत्रिकाएं आप सब जानते हैं, हम लोग उसको वॉल मैगज़ीन बोलते हैं, दीवार पत्रिका। हम एक विद्यालय में एक दीवार के ऊपर पत्रिका भी बना सकते हैं जिसमें बच्चे अपनी इच्छा अनुसार कुछ गणित के कुछ ऐसे आविष्कार, गणित की कुछ अवधारणाएं, गणित के कुछ सूत्र, गणित के कुछ सिद्धांत के बारे में उनका जो अनुभव है उसके चित्र बनाकर ला के लगा सकते हैं। तो एक तरह का वो गणित के आधार पर पत्रिका का भी निर्माण कर सकते हैं। तो वो भी, और उसमें क्योंकि आज बच्चे जब एक दूसरे का प्रयास देखते हैं तो बच्चों के अंदर और जिज्ञासा, बच्चों के अंदर और गणित के प्रति जो प्रेम है वो विकसित होता है। आइए हम बात करें कि गणित क्लब का गठन और संचालन कैसे किया जाए। तो ये बहुत आवश्यक है कि गणित क्लब के सदस्यों का गठन जो है विद्यार्थियों द्वारा होना चाहिए। विद्यार्थियों का समावेश होना, विद्यार्थियों का सम्मिलित होना, विद्यार्थियों की भूमिका ज़्यादा होनी चाहिए। शिक्षक की भूमिकाएं सिर्फ पथ प्रदर्शक और परामर्शदाता तक ही सीमित हो, ये बेहतर होगा। तभी उसमें एक कहीं ना कहीं प्रजातांत्रिक एक वातावरण बनेगा क्लब के अंदर। उनको क्लब का संचालन सही तरह करने में विद्यार्थियों की सहायता भी करनी चाहिए। और
इनकी सहायता स्वैच्छिक हो, मतलब सदस्य संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास नहीं होना चाहिए, बल्कि जहाँ पर उद्देश्य हमारे स्पष्ट रूप से बन जाएं, स्पष्ट रूप से उनका गतिविधियाँ हो जाएं, ऐसी भागीदारी प्रयास हो कि हर बच्चा, विद्यालय का, कक्षा का हर बच्चा उस क्लब का सदस्य बनने का प्रयास करे। और वो क्लब में आप जब विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ कराएंगे तो उससे होगा। ये ज़रूर हो सकता है उस क्लब की जो जिम्मेदारी है, रख रखाव हो, वो एक किसी आप वरिष्ठ शिक्षक को भी दे सकते हैं जो संगठनों का संचालन में कुशलता में करने में प्रवीण हो, उसके अंदर प्रवीणता हो। प्रयास किया जाए कि क्लब की बैठकें नियमित रूप से हों, विधान के अनुसार उसके लिए विधान भी बनाया जा सकता है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए जा सकते हैं। कई बार हम लोग इसके लिए वित्तीय सहायता भी विद्यालय कोष से ले सकते हैं, और हम लोग इसके लिए कुछ स्वयंसेवी संगठनों से, राज्य से या केंद्र सरकार के कुछ विभिन्न विभागों से इसका अनुदान भी ले सकते हैं। और जब कोई हमको कोई गतिविधि करानी हो उसमें हमको सहयोग भी मिल सकता है। ऐसे कई हमारे कुछ विभाग हैं, कुछ ऐसी हमारी केंद्र सरकार के संगठन हैं, केंद्र स्वयंसेवी संगठन भी हैं जो गणित क्लब को और आगे चलाने में सहायता करते हैं। इन सब चीज़ों का, इन सब गतिविधियों का जो प्रमुख उद्देश्य है शिक्षार्थियों, वो ये है कि गणित को हम अपनी जीवन शैली के साथ कैसे जोड़ें और कैसे एक गणित शिक्षण अधिगम को कितना सुगम और सरल बनाएं। हमारा उद्देश्य यही होता है। तो इस वीडियो में, इस मॉड्यूल में हमने जो आज समझा वो ये था कि गणित में अधिगम संसाधनों का प्रयोग कैसे अधिगम को प्रभावी बनाता है। हमने ये सीखा कि प्रयोगशाला जो है वो उसका निर्माण कैसे किया जाए, उसका महत्व क्या है, हमने वो समझने का प्रयास किया। और हमने ये भी देखा कि गणित क्लब और गणित मंच जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण अंग हो सकता है गणित के शिक्षण अधिगम का, या हमारे विद्यालय में गणित के वातावरण को भयमुक्त करने में एक बहुत भूमिका अदा कर सकता है। तो गणित क्लब और मंच का महत्व की बात की, उसके अंतर्गत संचालित गतिविधियों की बात की, और उसका संगठन, उसका गठन कैसे, उसकी भी बात करी। हमें आशा है कि आप एक गणित के अध्यापक के तौर पर जब आप कहीं भी कार्य करेंगे तो ज़रूर गणित को, विषय को, उसके अधिगम को बहुत सरल और सुगम बनाने का प्रयास करेंगे। और इसके लिए सिर्फ कक्षा का वातावरण ही समुचित नहीं है, वही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए आप प्रयोगशाला का प्रयोग, इसके लिए आप क्लब की संरचना भी करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।